12 अगस्त 1990, 24 अकबर रोड, दिल्ली। कांग्रेस दफ्तर से कोलकाता फोन मिलाया जाता है। फोन करने वाले थे राजीव गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज। ममता फोन उठाती हैं। आवाज आती है, आपकी हत्या की साजिश हो रही है, तुरंत दिल्ली आइए। ममता बनर्जी अगले ही दिन दिल्ली पहुंचती हैं। मुलाकात होती है राजीव गांधी से। राजीव साफ कहते हैं, तुम्हें खत्म करने का प्लान है, कोलकाता मत जाओ, यहीं रुक जाओ। लेकिन जवाब आता है, मुझे जाना होगा, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वो लौटते हैं। बंगाल सरकार ने बस का किराया बढ़ाया था, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर थे। ये जानते हुए कि उनकी जान को खतरा है, ममता बिल के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक परछाई आगे बढ़ती है और ममता के सिर पर लोहे की रॉड से सीधा हमला कर देती है। खून से लथपथ वो सड़क पर गिरती हैं। गिरने के बाद भी उनके शरीर पर कई वार किए जाते हैं। आनन फानन में ममता को अस्पताल ले जाया जाता है। हालत इतनी गंभीर कि डॉक्टर तक उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन वो बच जाती हैं और कुछ ही दिनों बाद सिर पर पट्टी बांधे कमजोर शरीर के साथ वो फिर सड़कों पर थीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। दरअसल ये बचपन से ही जो ठान लिया उसे करके ही मानने की जिद थी। कम उम्र में ही पिता का साया उठ गया, घर की जिम्मेदारियां, संघर्ष, तंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में जब वामपंथी संगठनों का दबदबा था, तो वही लड़की उनके खिलाफ पोस्टर चिपकाती थी। कभी विरोध करते जयप्रकाश नारायण की गाड़ी पर चढ़ जाती और अब की एकमात्र ऐसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी को उसी के पिच पर उतरकर चुनौती देती हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं किस्से कहानी का 20वां एपिसोड। इस वीडियो में समझेंगे ममता की राजनीति को और करीब से। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के एक साधारण से गांव में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। उम्र कम थी, तभी उनका परिवार कोलकाता आकर बस गया। ममता के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी आजादी की लड़ाई का हिस्सा थे, जिसका असर ये हुआ कि ममता की राजनीतिक और सामाजिक समझ अच्छी हो गई। ममता ने यहीं से सीखा कि हालात चाहे जैसे हों, खड़े कैसे रहना है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब वो स्कूल में थी। परीक्षा देने का समय आया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। नियम था कि परीक्षा देने के लिए उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए और ममता उतने की थी ही नहीं। इसलिए उनके पिता ने 5 साल बढ़ाकर उनकी उम्र 5 जनवरी 1955 लिखवा दिया, जबकि ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी को नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को हुआ था। फिर जिंदगी ने एक और कठिन परीक्षा ली। 17 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। भाई बहन छोटे थे, कमाने वाला कोई नहीं था। ऐसे मुश्किल वक्त में उनके बड़े भाई ने पुश्तैनी जमीन बेचकर परिवार को संभाला। घटना ने ममता को कमजोर नहीं किया, वो अपने दम पर आगे बढ़ी। उन्होंने कोलकाता के जागो माया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन। कॉलेज के दिनों में ही राजनीति का रास्ता चुना। पिता कांग्रेस में थे तो ममता का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ था। लेकिन उस समय तो पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में वामपंथी छात्र संगठन DSU का दबदबा था, लेकिन ममता अपना दबदबा बनाना बाखूबी जानती थी। साथियों के साथ मिलकर छात्र परिषद की स्थापना की, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा था। अब ममता संघर्ष की राह में आ गई थी। जब ममता बनर्जी छात्र राजनीति में सक्रिय थीं, तब देश की सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में थी। 1974 समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की लौ जला चुके थे, जो देश की राजनीति को झकझोर रही थी। शुरुआत पटना से हुई, लेकिन देखते ही देखते यह चिंगारी देश भर में फैल गई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण कोलकाता विश्वविद्यालय पहुंचे। ममता बनर्जी जेपी का विरोध करते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। अगले दिन के अखबारों में उनकी तस्वीरें थीं। ममता का राजनीतिक सफर 21 साल की उम्र में साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ। राजनीति के लिए ममता ने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा।
ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड, उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई। हाल में आपने ममता को सुप्रीम कोर्ट में बहस करते सुना होगा। Process is only for deletion, not for inclusion. More than 100 people died. दरअसल ममता ने लॉ की पढ़ाई की थी। लॉ की पढ़ाई करना उस रोज ममता को सुप्रीम कोर्ट में काम आ रहा था। फिर आया 1977 का आम चुनाव, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की लहर इतनी मजबूत थी कि पूरे देश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ सीपीआई, जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के साथ खड़ी थी, दूसरी तरफ सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी ने इमरजेंसी का विरोध किया था। सीपीएम का एक बड़ा जनाधार पश्चिम बंगाल में था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस का पूरे देश में विरोध हो रहा था। पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं था। 1977 देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। इमरजेंसी अभी अभी खत्म हुई थी। देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। चुनाव में कांग्रेस का देश भर में सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस में इतने सांसद थे जिन्हें उंगलियों में गिना जा सकता था। दिल्ली में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। उधर बंगाल में लाल झंडा लहराया। सीपीएम सत्ता में आई। सीपीएम ने बंगाल में पूरे 34 साल तक शासन किया और जब सीपीएम सत्ता से हटी तो हटाने वाली वही लड़की थी जो पढ़ाई के दौरान कोलकाता की सड़कों पर सीपीएम के खिलाफ पोस्टर चिपकाया करती थी। 1984 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अब कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथ में थी। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण पूरे देश में कांग्रेस को लेकर सहानुभूति की लहर थी, लेकिन बंगाल की लड़ाई अभी भी कठिन थी, क्योंकि सीपीएम एक कैडर बेस्ड पार्टी थी और जनता में उसका खूब जनाधार था। दिल्ली में चुनाव की रणनीति तैयार हो रही थी। राजीव गांधी अपने भरोसेमंद साथी अरुण नेहरू के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे थे। तभी एक लड़की दंदनाती हुई कमरे में पहुंचती है। लड़की कांग्रेस के पक्ष में नारे लगा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी थी। ममता को इस तरह से देख राजीव गांधी ने अरुण नेहरू से पूछा, ये लड़की कौन है? अरुण नेहरू का जवाब था, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, सीधे ऑफिस में घुस गई। ये मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। और 1-2 दिन के भीतर ही राजीव गांधी ने ये फैसला कर लिया कि ये लड़की सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर से चुनावी मैदान में उतरेगी। यह जीतेगी तो नहीं, लेकिन कड़ी टक्कर देगी। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 1977 से ही वे जाधवपुर की राजनीतिक जमीन पर जमे हुए थे। सरकार भी सीपीएम की थी। ममता के लिए यह मुकाबला जीतना असंभव था। लेकिन ऐसा लगता है कि असंभव जैसा शब्द ममता बनर्जी के शब्दकोश में कभी रहा ही नहीं। ममता ने सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ पर्चा भर दिया। दोनों में कांटे की टक्कर हुई। ममता इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ज्वाइंट किलर बनकर उभरी। दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों से पटकनी दी। बंगाल के साथ पूरा देश ये मानने को तैयार नहीं था कि सोमनाथ चुनाव हार गए हैं। 29 साल की लड़की ने लेफ्ट के बरगद को धराशायी कर दिया था। ममता पहली बार सांसद बनी थी। लोकसभा की बहसों में ममता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। एक बार ममता सदन में अपनी बात रख रही थी। विपक्षी सांसद ममता को बीच बीच में टोक रहे थे। ममता उन दिनों हाथ में चांदी की चूड़ी पहना करती थी। ममता ने उसे उतारकर समाजवादी नेता मधु दंडवते के सामने रखते हुए कहा कि अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है तो यह चूड़ी पहनकर बैठ जाइए। 1989 के लोकसभा चुनाव में हवा कांग्रेस के खिलाफ बह रही थी। बोफोर्स का मुद्दा पूरे जोरों पर था। राजीव गांधी की ही सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने बगावत कर जनता दल का गठन किया। यह आम चुनाव कांग्रेस हार गई। ममता को भी जाधवपुर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ममता कोलकाता की सड़कों पर हाथ में तख्तियां लिए सीपीएम का विरोध करती। ममता का कद बढ़ा तो दुश्मनी भी बढ़ी। सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने ममता को खत्म करने की साजिश रच ली। खबर दिल्ली पहुंची। 12 अगस्त 1990 को राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज ने ममता को फोन कर दिल्ली बुलाया।
जान को खतरा होने की बात बताई और दिल्ली में ही रुकने को कहा, लेकिन ममता मानने को तैयार नहीं थी। बार बार बोल रही थी कि मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। फिर हुआ भी वही जिसकी आशंका थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बस का किराया बढ़ाया तो जनता सड़क पर आ गई। बड़ी बेशर्मी से पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस ने हड़ताल का ऐलान किया। ममता खुद इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी। ममता को पहले से पता था कि हमला हो सकता है। ममता जैसे ही अपने पार्टी वर्कर्स के साथ हाजरा इलाके पर पहुंची, उन पर हमला हो गया। हमले को याद कर ममता लिखती हैं कि सबसे पहले लालू आलम ने मेरे सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। मैं खून से भीग गई। मेरे ऊपर कई वार किए गए। मैंने हाथों से सिर को ढक लिया और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अलीपुर के वुड्सलैंड नर्सिंग होम में थी। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर मानकर चल रहे थे कि मेरी मौत तय है, लेकिन मैं बच गई। कुछ ही समय बाद एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गई और इस बार पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। केंद्रीय मंत्री और सांसद को बाल पकड़कर घसीटा गया। पूरे देश में इस घटना को लेकर चर्चा हुई और विवाद हुआ। फिर आया 1996 का लोकसभा चुनाव। कोलकाता दक्षिण की सीट और एक बार फिर मुकाबला सीधा था। वाम बना ममता। नतीजा आया और ममता बनर्जी ने सीपीएम की भारती मुखर्जी को हरा दिया। उधर दिल्ली में कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी। नेतृत्व सीताराम केसरी के हाथ में था और सोनिया गांधी का हाथ पार्टी पर अभी उतना मजबूत नहीं था। पार्टी अंदर से बिखर रही थी और इसी बिखराव के बीच ममता का धैर्य टूटने लगा। 9 अगस्त 1997 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रमुख सोमेन मित्र जैसे नेता इस सम्मेलन में मौजूद थे। ममता ने यही पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक सभा बुला ली। वर्षों तक कांग्रेस नेता के तौर पर वाम पार्टियों से लड़ने वाली ममता इस बार कांग्रेस से ही लड़ रही थी। एक अलग सभा बुलाई गई जहां जुटे थे वो कार्यकर्ता जिन्हें लगता था कि कांग्रेस अब जमीनी लोगों की पार्टी नहीं रही। वजह साफ थी, टिकट बंटवारे में भेदभाव और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी। इसी वजह से ममता ने अपनी नई पार्टी का नाम दिया तृणमूल कांग्रेस। दरअसल तृणमूल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है घास की जड़ यानी ग्रास रूट। पार्टी के नाम से ममता ने साबित कर दिया था कि वह जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह बगावत कर रही हैं, लेकिन इस बगावत का परिणाम भी ममता को भुगतना पड़ा। ममता को पार्टी से निकाल दिया गया। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बनाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन ममता अपने फैसले पर अडिग रही। ममता की पार्टी टीएमसी के चुनाव चिन्ह की भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ममता बनर्जी खुद एक अच्छी पेंटर है। एक बार की बात है, ममता दिल्ली से लौट रही थी। फ्लाइट में कुछ फूलों के स्केच बनाए जो घास पर उगे हुए थे। बाद में यही स्केच पार्टी का सिंबल बन गया। साल 1998 के लोकसभा में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। तृणमूल ने 7 सीटें जीती और 17 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में तृणमूल पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ममता ने पश्चिम बंगाल की सियासत में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। ममता ने राजनीतिक हवा को परखा और उस दौर में उभरती हुई बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का साथ दिया। हालांकि ममता के रुख अभी भी उतने ही अड़ियल थे। साल 1998 से 2001 तक ममता एनडीए के साथ रहीं। अक्टूबर 2001 में ममता केंद्र की अटल बिहारी सरकार में रेल मंत्री रही, लेकिन तहलका कांड के कारण ममता ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ममता ने अपने सहयोगी कई बार बदले। 2006 में ममता ने फिर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए का दामन थाम लिया और लगभग 6 साल तक उनके साथ रही। सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई के जरिए ममता गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरी। ममता को इसका राजनीतिक फायदा भी मिला। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 26
सीटों पर लड़ी और 19 सीटें जीत गई। 2 साल बाद ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने थे। पश्चिम बंगाल में 34 सालों से सीपीएम की सरकार थी, लेकिन इस साल किले में अब दरारें पड़ने लगी थी। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ध्यान देने वाली बात है कि ये वही ममता थी जो एक समय कांग्रेस की सांसद हुआ करती थीं, और यही ममता एक समय कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी बना चुकी थी। इसी ममता ने अटल बिहारी सरकार का समर्थन भी किया था। 2011 में वही ममता एक बार फिर कांग्रेस के साथ थी। दरअसल राजनीति में नैतिकताओं की दुहाई नहीं दी जाती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 294 विधानसभा सीटों में से ममता की पार्टी टीएमसी ने 184 सीटें अकेले दम पर जीती थीं। यह बहुमत के आंकड़े से 36 ज्यादा था। और फिर आई वो तारीख जिसका इंतजार ममता बनर्जी और उनके समर्थकों को कई सालों से था। 20 मई 2011 ममता बनर्जी का शपथ हो रहा था बतौर मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई महिला राज्य की मुख्यमंत्री बन रही थी। ममता ने केवल वामपंथ के लाल परचम को बंगाल में हराया ही नहीं, बल्कि उसे उखाड़ फेंका था। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट यह भी कहते हैं कि सीपीएम के कैडरों की गुंडागर्दी ही उन्हें ले डूबी। हालांकि गुंडागर्दी वाला टैग अब टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी चस्पा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा आउट ऑफ वे चले गए, जबकि कहानी अभी बाकी है। 2011 के पश्चिम बंगाल को पहली महिला सीएम मिली। बंगाल बदलने लगा। 2011 के बाद ममता 2 और बार बंगाल की सत्ता में आई, लेकिन इस बार की लड़ाई ममता के लिए थोड़ी मुश्किल है। 15 साल से सत्ता में रहने से एंटी इनकम्बेंसी है। महिला हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। 2011 से 2025 के बीच बंगाल में बहुत कुछ बदला है, और बदली है बंगाल की पूरी सियासत। जिस ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में लेफ्ट पार्टी सीपीएम के खिलाफ हल्ला बोला था और उसे बंगाल में हराया भी था, आज वही ममता राइट विंग की पार्टी से लड़ रही हैं। क्यों लड़ रही हैं, इसकी बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और किस नेता की कहानी आप सुनना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी किस्से कहानी की प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे और भी वीडियो देखें और अपनी राय दें। एक बार फिर से धन्यवाद।